राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें बड़े नेताओं की और क्षेत्रीय पार्टियों की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। देखना यह है कि 13 नवंबर को जो चुनाव होंगे उसमें मतदाता किस पार्टी को विजय श्री दिलाएंगे। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राजस्थान के अंदर जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं और ये पहली बार हो रहा राजस्थान के अंदर कि 7 सीटों पर एक साथ पहली बार उपचुनाव हैं। बड़े नेताओं की और क्षेत्रीय पार्टियों की जो प्रतिष्ठा है वो पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। अभी हम जो ये एपिसोड बना रहे हैं ये नागौर नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर एक ढाबा है होटल हरियाणा एंड पंजाब के नाम से। यहाँ ढाबे पे हम कुछ देर रुके हैं और ये एपिसोड बना रहे हैं। तो जो 7 सीटें हैं उनके अंदर झुंझुनू विधानसभा है, दौसा है, देवली उनियारा है, रामगढ़ है, सलूम्बर है, चौरासी है और खींवसर। इन 7 विधानसभा सीटों में जो 4 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास थी। झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा और रामगढ़, और 84 सीट थी वो भारतीय आदिवासी पार्टी के पास थी। सलूम्बर सीट थी वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी और खींवसर है वो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के पास। तो 7 सीटों पे जो उपचुनाव हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2 सीटों पे यानी रामगढ़ और सलूम्बर में विधायक हैं, उनका निधन हो गया, इसलिए 2 सीटों पर उपचुनाव है। और बाकी जो है 5 सीटें हैं वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक थे वो सांसद बन गए, इसलिए उपचुनाव हैं। तो इन उपचुनावों में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, क्या हाल रहेगा और किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, ये एक बड़े ही दिलचस्प जो चुनावी मोड़ हो चुका राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर 2 नेताओं की खास तौर से जो राष्ट्रीय पार्टियों से संबंधित हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल शर्मा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन दोनों की प्रतिष्ठा पूरी तरह दांव पर लग चुकी है। साथ ही जो आरएलपी के नेता हैं, नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, खींवसर सीट को लेकर के उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो ये जो 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इन 7 में से भारतीय जनता पार्टी के पास अकेली सलूम्बर थी। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर एक सीट जीतती है तो वो कह सकती है कि बाकी की सीटें हैं वो अन्य पार्टियों के पास थी, इसलिए हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी एक से ज़्यादा सीट निकाल लेती है तो जाहिर सी बात है उसका श्रेय है पूरी तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिलेगा। भजनलाल शर्मा जैसा कि आपको मालूम है पहली बार विधायक बनकर के मुख्यमंत्री बने हैं 9-10 महीने पहले। और बड़े नेता राजस्थान के हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस से और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी से, ये दोनों पूरी तरह से हाशिए पे लगे हुए हैं। दोनों चुनाव प्रचार से एक तरह से दूर हैं। अशोक गहलोत की ड्यूटी है महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ने लगा रखी है। सचिन पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनकी भी महाराष्ट्र में ड्यूटी लगा रखी है पार्टी ने। वसुंधरा राजे हैं वो पूरी तरह से उपचुनाव से एक तरह से दूर हैं। तो चुनाव है उस चुनाव कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथ में है। अब अगर कांग्रेस की जो 4 सीटें हैं वो 4 सीटों वो कांग्रेस जीत लेती है तो कांग्रेस ये बताने के लिए, ये साबित करने के लिए, खासतौर से गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो ये साबित करेंगे कि भाई हमने हमारे नेतृत्व में 4 सीटें हैं वो निकाल ली वापस, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। और अगर भारतीय जनता पार्टी एक से अधिक सीटें ले लेती है तो वो भी ये बताने के लिए तैयार हो जाएगी कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने सीट बढ़ा ली। तो अब क्या ये सीटें बढ़ सकती हैं? अभी जो वर्तमान में चुनावी माहौल जो बन चुका है तो उस हिसाब से लग रहा है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है उसका पलड़ा स्पष्ट तौर पे भारी लग रहा है। उसके कई कारण हैं जो हम बताएंगे। हमने काफ़ी जो ग्राउंड रिपोर्ट है झुंझुनू की हैं, हमने अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों से बात की है, स्थानीय पत्रकारों से बात की है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा भारी है उसका भी हम कारण बताएंगे आपको। और कांग्रेस है उसके पास 4 सीटें थी
अगर वो 4 सीटें अपनी पूरी नहीं जीत पाती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो उन सीटों को जिन स्थानीय नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा तो दांव पे लगी है, साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी प्रतिष्ठा भी पूरी तरह से दांव पर लगी है। तो सबसे पहले बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे कमजोर सीट मानी जा रही थी वो झुंझुनू सीट मानी जा रही थी, क्योंकि झुंझुनू है भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही थी। पूरा 1952 से लेकर आज तक का देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार झुंझुनू सीट जीती है, 1996 के उपचुनाव में और 2003 के आम विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लगातार झुंझुनू में हार रही थी। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने झुंझुनू की गणित बुनी है, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की बगावत है उसको शांत कर दिया। वहाँ के जो बबलू चौधरी हैं उनको मना लिया गया है और राजेंद्र भांबू जो कई बार निर्दलीय खड़े हुए थे और 42,000 के करीब वोट लिए थे, उनको मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपनी चाक चौबंद रणनीति झुंझुनू में बना ली है। तो ये इसका जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा ये मिलता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ बगावत नहीं है। अगला मुद्दा ये है कि झुंझुनू से जो तीसरे उम्मीदवार हैं कांग्रेस और भाजपा के अलावा, वो उम्मीदवार हैं 2 बार उदयपुर वाटी से विधायक रहे और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा। वो निर्दलीय मैदान में हैं और उनका प्रभाव भी, जनता से संपर्क भी बड़ा मजबूत है और उनकी चर्चाएं भी आम हैं। उनको वोट कितने मिलते हैं, वो सीट जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, या दूसरे नंबर पे रहते हैं, तीसरे नंबर पे रहते हैं, ये तो मतगणना के दिन मालूम होगा। लेकिन हुड्डा हैं वो अच्छे खासे वोट लेते लग रहे हैं। तो चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि हुड्डा जितने भी वोट लेंगे उसका लाभ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। इसके अलावा जो वहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो ओला परिवार से हैं, शीशराम जी ओला के पुत्र अमित ओला, वे नए उम्मीदवार हैं, पहली बार मैदान में उतरे हैं और उनका विरोध भी है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। तो उसका जो भी लाभ है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलता लग रहा है। अब बात करें जो दौसा सीट की, तो दौसा सीट भी कांग्रेस के पास थी। मुरारी लाल मीणा हैं, वो वहाँ से विधायक थे, सांसद बन गए। तो दौसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो टिकट जो किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्री हैं उनके भाई हैं जगमोहन मीणा, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। यानी मीणा बेल्ट है, किरोड़ीलाल मीणा है, उनका अच्छा प्रभाव है उस क्षेत्र में। तो किरोड़ीलाल मीणा को एक तरह का टिकट दिया गया, उनके भाई को जगमोहन मीणा को। कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा के कहने पे, मुरारी लाल मीणा की सिफारिश पर दीनदयाल बैरवा को टिकट दिया है। सीट दौसा की है, वो जनरल सीट है, लेकिन दोनों पार्टियों ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने, भाजपा और कांग्रेस ने जो रिजर्व जो कैटेगरी है उसके अंदर टिकट दिया है। भाजपा ने एसटी को और कांग्रेस ने एससी को। तो जाहिर सी बात है कि जो वोट जनरल क्लास सीट है और जनरल वोट है, वो जाहिर सी बात है उसका नाराज होना अपने आप में तय है। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है वो आमने सामने का मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का। यहाँ सबसे बड़ी प्रतिष्ठा खुद किरोड़ीलाल मीणा की दांव पर है। वो मंत्री हैं, क्षेत्र में उनका जबरदस्त प्रभाव है, उनके कहने पे उनके भाई को टिकट दिया है भाजपा ने। अगर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई को चुनाव जितवा लेते हैं तो उनकी अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपनी पार्टी में दबदबा और मजबूत हो जाएगा। यहाँ जो सबसे बड़ी बात यह भी है कि मुरारी लाल मीणा की सिफारिश पर जो दीनदयाल बैरवा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, अगर दीनदयाल बैरवा कमजोर रहते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो इसका सीधा सीधा जो मैसेज ये जाएगा कि मुरारी लाल मीणा है उनका दबदबा कमजोर हुआ है। अब जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो मुरारी लाल मीणा हैं वो अपने समुदाय के वोट कितने दिलवा पाते हैं कांग्रेस को, क्योंकि भाजपा ने मीणा समुदाय से संबंधित उम्मीदवार उतारा है। तो वहाँ भी जो एक कमजोरी स्पष्ट तौर पे कांग्रेस के अंदर नजर आ रही है। अब जो आगे क्या होता है वो तो मतगणना के दिन मालूम होगा। तीसरी सीट जो देवली उनियारा की अगर बात करें तो देवली उनियारा सीट है, वहाँ पर हरीश मीणा जो राजस्थान के डीजीपी रहे हैं, वे वहाँ विधायक थे और लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए। हरीश मीणा की ने जो सीट खाली की देवली उनियारा, ये सीट भी जनरल सीट है और यहाँ पिछले चुनाव में जो हरीश मीणा को एसटी समुदाय से हैं उनको टिकट दिया कांग्रेस ने और वो जीत गए थे। उनके सांसद बनने के बाद जो सीट खाली हुई है देवली उनियारा, वहाँ पर कांग्रेस ने केसी मीणा को टिकट दिया है और हरीश मीणा की सिफारिश पर
उनकी सलाह पर यह टिकट दिया गया है, यानी ये टिकट है वो सीधा सीधा हरीश मीणा को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट के ऊपर राजेंद्र गुर्जर को उतारा है। गुर्जर समुदाय के भी देवली उनियारा में अच्छे खासे वोट हैं, यानी जो मीणा और गुर्जर समुदाय दो बड़े समुदाय हैं देवली उनियारा के, तो मीणा समुदाय से संबंधित नेता को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया और गुर्जर समुदाय से संबंधित हैं वो बीजेपी ने उतार दिया। यहाँ जो कांग्रेस के लिए जो कोर्ट में खाज वाली जो कहावत क्या हुई है कि कांग्रेस में यहाँ नरेश मीणा दावेदार थे, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, तो नरेश मीणा बागी उम्मीदवार के तौर पे देवली उनियारा में मैदान में हैं। तो यहाँ जो मुकाबला है झुंझुनू की तरह देवली उनियारा में मुकाबला है वो एक तरह से त्रिकोणीय बन चुका है। अब जाहिर सी बात है नरेश मीणा भी मीणा समुदाय से हैं, केसी मीणा भी मीणा समुदाय से हैं, तो वोट जो बटेगा अगर मीणा समुदाय का तो उसका नुकसान है वो कांग्रेस को होना तय है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का और धरातल से जुड़े हुए लोगों का मानना है। अगली बात इसमें यह है देवली उनियारा में कि देवली उनियारा और जो दौसा है ये दोनों सीटें हैं सचिन पायलट के प्रभाव वाली हैं, क्योंकि यहाँ अच्छे खासे गुर्जर समुदाय के वोट भी हैं और गुर्जर समुदाय के वोटों के सहयोग से ही कांग्रेस ने यहाँ लोकसभा का चुनाव जीता था। तो अब चूंकि देवली उनियारा में भाजपा ने गुर्जर समुदाय का उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है, तो सचिन पायलट हैं वो गुर्जर समुदाय ने अपने समुदाय के वोट हैं वो कांग्रेस को दिलाने की वहाँ हैसियत खो चुके हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। क्योंकि भाजपा ने गुर्जर उम्मीदवार उतार दिया है तो जाहिर सी बात है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि गुर्जर समुदाय का वोट है, अच्छी खासी संख्या में भाजपा को जाना तय है, तो उसका नुकसान भी कांग्रेस को वहाँ देवली उनियारा में होता लग रहा है। अब ये सीट भी कांग्रेस के पास थी। अब बात करें रामगढ़ की सीट की, तो रामगढ़ की सीट है वो कांग्रेस के पास थी। जुबैर खान उनकी पत्नी यहाँ से विधायक रहे हैं दोनों कई बार, तो रामगढ़ की जुबैर खान थे, उनका निधन हो गया और कांग्रेस ने उनके पुत्र जो आर्यन जुबैर खान को मैदान में उतारा है। मुस्लिम बाहुल्य सीट रामगढ़ मानी जाती है, तो इस सीट के ऊपर भी कांग्रेस का एक तरह का बड़ी ही दांव पे लगा हुआ है सब कुछ। एक तो जुबैर परिवार का दांव पे लगा हुआ है सब कुछ, दूसरा कांग्रेस का लगा हुआ है। हालांकि सिंपैथी यानी जुबैर खान के निधन की सिंपैथी कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो बात ये हुई है कि कांग्रेस ने बीजेपी ने सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा है। सुखवंत सिंह गत चुनाव में यानी 10-11 महीने पहले जो 2023 में विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, वहाँ सुखवंत सिंह ने भाजपा से बगावत की थी। बगावत करके वो मैदान में आए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे और 70,000 के करीब वोट वो लेके गए थे। भाजपा ने सुखवंत सिंह को वापस पार्टी में मिला लिया और भाजपा ने अपने सिंबल पर मैदान में उतार दिया। साथ ही जिन लोगों ने विरोध किया भाजपा के नेताओं को, उन लोगों ने को भाजपा ने मना लिया। यानी रामगढ़ में जो मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने का मुकाबला है और इस आमने सामने के मुकाबले में राजनीतिक विश्लेषकों का, धरातल से जुड़े हुए लोगों का मानना यह है कि इसमें जो पलड़ा है वो भाजपा का भारी होता लग रहा है, क्योंकि भाजपा में वहाँ बगावत नहीं है। अब ये भी देखना ये पड़ेगा कि जो सिंपैथी का वोट है, क्योंकि जुबैर खान के हर समाज में, हर समुदाय में, हर गांव ढाणी में उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उस श्रद्धांजलि का वोट, खिराज अकीदत का वोट, जो सिंपैथी का वोट कितना मिलता है अन्य समुदाय का, उस पर डिपेंड करेगा। अगर अच्छा खासा अन्य समुदायों का वोट जुबैर खान के बेटे को मिल जाता है जुबैर खान के नाम पर, तो कांग्रेस की वहाँ नैया पार हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कांग्रेस की नैया रामगढ़ में डूबनी तय है। ये सीट भी कांग्रेस के पास है। अब बात करें 84 सीट की, तो 84 की जो सीट है वहाँ पर राजकुमार रोत वहाँ से विधायक थे और वे सांसद बन गए, जो भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के सिंबल पे एमपी बन गए। 84 विधानसभा खाली हो गई। एसटी रिजर्व सीट है, एसटी समुदाय का अच्छा खासा वोट है 84 के अंदर। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, भाजपा ने जाहिर सी बात अपना आदमी खड़ा कर दिया है। तो 84 पे जो भाजपा ने आदमी खड़ा किया है वो कारीलाल निनामा को खड़ा किया है और कांग्रेस ने महेश रोत को खड़ा किया है और भारतीय आदिवासी पार्टी ने अनिल
कटारा को खड़ा किया। कुल 10 उम्मीदवार यहाँ 84 सीट पर मैदान में हैं। यहाँ जो स्पष्ट हवा है वो आदिवासी पार्टी यानी बाप के पक्ष में बह रही है, क्योंकि एसटी बाहुल्य क्षेत्र है और बाप का अच्छा खासा दबदबा है और चारों तरफ से जो सुनने में आ रहा है, धरातल की जो बातें समझ में आ रही हैं, वो बाप के पक्ष में माहौल बन चुका है। अब यहाँ एक बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया है वो किसकी सहयोगी होगी, ये भी अपने आप में एक चर्चा है जो अगले अब बताएंगे आपको। 84 के अलावा जो पास की सलूम्बर सीट है, सलूम्बर में जो अमृतलाल मीणा भाजपा के विधायक थे, उनका निधन हो गया और उनके कारण ये सीट, निधन के कारण सीट खाली हो गई। भाजपा ने अमृतलाल मीणा हैं, उनकी पत्नी को शांता देवी को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने रेशमा मीणा को उतारा है, यानी आमने सामने 2 महिला हैं। यहाँ भी बाप का अच्छा खासा दबदबा है भारतीय आदिवासी पार्टी का, क्योंकि एसटी रिजर्व सीट है और पूरा ट्राइबल बेल्ट है। यहाँ जो भारतीय आदिवासी पार्टी ने जितेश कटारा को मैदान में उतारा है, तो यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है और वहाँ पर 84 में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन जो दोनों जगह दबदबा है वो इसमें भारतीय आदिवासी पार्टी का बताया जा रहा है 84 में। सलूम्बर में सबसे बड़ी बात यह है कि इस शांता देवी जो अमृतलाल मीणा की जो विधवा हैं वो मैदान में हैं। श्रद्धांजलि का एक सिंपैथी का वोट अगर अच्छा खासा मिल गया तो शांता देवी आसानी से चुनाव निकाल लेंगी। अगर वोट 84 की तरह अगर ट्राइबल वोट है वो बाप की तरफ रुख मोड़ लिया और अच्छा खासा अगर जितेश कटारा यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को पड़ गया, तो यहाँ दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की नैया है वो डूब सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। अब जो अगली सीट जो बात करें वो खींवसर की सीट इस पूरे चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी है उन्होंने के नेता हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है, कनिका बेनीवाल को, और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, भाजपा के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। भाजपा ने रेवतराम डांगा को मैदान में उतारा है। रेवतराम डांगा पिछले विधानसभा चुनाव में जो 10-11 महीने पहले हुआ था, नवंबर-दिसंबर 2023 में, तब दूसरे नंबर पे रहे थे और मामूली वोटों से, सिर्फ 2059 वोटों से हनुमान बेनीवाल से वे चुनाव हारे थे। रेवतराम डांगा हैं, वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी में रहे हैं, उनके साथी रहे हैं। भाजपा ने उनको फिर मैदान में उतारा है। यहाँ कांग्रेस ने डॉक्टर रतन चौधरी को मैदान में उतारा है और हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को उतारा है। तो यहाँ जो चुनाव है ये भी एक तरह का त्रिकोणीय रूप ले चुका है। अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्ग सिंह चौहान, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए थे और करीब 15,000 वोट लेकर के उन्होंने यहाँ भाजपा को एक तरह से हरा दिया था, अब यह है कि दुर्ग सिंह चौहान वापस भाजपा में आ चुके हैं और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने भाजपा के जो उम्मीदवार हैं रेवतराम डांगा, उनको समर्थन दे दिया है। तो अब भाजपा का पक्ष यहाँ पूरी तरह से मजबूत हो चुका है। इसके अलावा कांग्रेस, जाहिर सी बात है, जितने वोट काटेगी उसकी चर्चाएं ये हैं कि वो हनुमान बेनीवाल को नुकसान पहुंचाएगी। ये जो कहानी है खींवसर की है। अब बात करें वापस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा की। झुंझुनू सीट है वो ओला परिवार को दी गई, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का कोई लेना देना नहीं है। दौसा सीट है मुरारीलाल मीणा की सिफारिश पे दी गई, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का कोई लेना देना नहीं है। देवली उनियारा सीट है वो कांग्रेस ने हरीश मीणा की सिफारिश पे दी, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का कोई लेना देना नहीं है। रामगढ़ की सीट है जो पूर्व विधायक हैं जुबेर खान के बेटे को दी गई, उनके परिवार को दी गई, उसमें डोटासरा का कोई लेना देना नहीं है। और ये 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं जो डोटासरा की सिफारिश के बगैर मिली हैं, उनके स्थानीय लोगों को मिली हैं। तो अब इन सीटों में अगर पार्टी जीतती है तो उसका भी कहीं डोटासरा को लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सीटें और ये उम्मीदवार पहले से तय थे कि स्थानीय जो परिवार हैं जो चाहेंगे उनको टिकट मिलेगी। अब बात करें 84 की, सलूम्बर की और खींवसर की। 84 और खींवसर की जो बात है,
तो भारतीय आदिवासी पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी है आरएलपी, ये 4-5 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब इंडिया गठबंधन में थी और हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे नागौर से। कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था और वो चुनाव जीत गए थे। राजकुमार रोत हैं, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे और कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था और वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब कब अचानक गठबंधन टूट गया, किस कारण टूटा, किसी को खबर नहीं। खबर यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने अड़कर के पार्टी नेताओं से 7 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने तय कर दिए। यानी उन्होंने न भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन करना चाहा, न हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन करना चाहा। अब सबसे बड़ी चर्चा जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी को लेकर के, डोटासरा को लेकर के है। गोविंद सिंह डोटासरा के एक बिल्कुल सोशल मीडिया पे चर्चा है कि वो राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो डोटासरा के फेवर में बन रहे हैं। वो जाट समुदाय से हैं। हनुमान बेनीवाल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में अभी तक कोई जाट मुख्यमंत्री बना नहीं है। तो गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल हैं भी एक ही बेल्ट के, सीकर और नागौर दोनों पास पास के जिले हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में चर्चा यह है कि वो जिद पे अड़ गए कि खींवसर में आदमी खड़ा करेंगे। मतलब सीधा सीधा ये है कि हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवार को चुनाव हराएंगे। अगर हनुमान बेनीवाल का उम्मीदवार चुनाव हार गया तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी कमजोर पड़ जाएगी। फिर जाट समुदाय के तौर पे, मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे डोटासरा अकेले बचेंगे। ये चर्चा राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में है। तो वो हो भी गई कि अगर ये सारा चुनाव जिस हिसाब से चल रहा है और वैसे जो विश्लेषक मान रहे हैं वो बात सही निकली, तो डोटासरा की जो कारस्तानी उन्होंने की है खींवसर में, उसका नुकसान हनुमान बेनीवाल को होना तय है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। अब खींवसर की सीट, सलूम्बर की सीट और चौरासी की सीट, 3 सीटें कांग्रेस में डोटासरा की सिफारिश पे मिली हैं ये तीनों। और तीनों जगह कांग्रेस की हालत अभी वर्तमान में जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं दूसरे नंबर की नहीं है, तीसरे नंबर की है तीनों जगह। बाकी तो क्या होगा मतगणना के दिन मालूम होगा, लेकिन आज की तारीख में जो हालत है वो तीनों जगह कांग्रेस की तीसरे नंबर की हालत है। तो ये जो नुकसान होगा, ये नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा नुकसान है गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिष्ठा को होगा। ये कहानी डोटासरा के साथ में है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनके हाथ में पूरा चुनाव है, पूरी कमान मुख्यमंत्री के हाथ में है। 7 सीट मुख्यमंत्री ने अपने लेवल पे पार्टी नेताओं से जो सलाह मशवरा करके दी हैं, 7 सीटों को जिताने की गारंटी भी मुख्यमंत्री ने ली है और 7 सीटों पे उन्होंने अपने मंत्री, विधायक और नेताओं की वहाँ ड्यूटी लगा दी है। और उनकी सीट एक ही है, जैसा कि पहले हमने बताया, सलूम्बर। तो बाकी 6 में से अगर कोई भी सीट उनकी बढ़ती है तो उसका जाहिर सी बात है भजनलाल शर्मा को लाभ मिलना तय है। और जो सीटें हैं, झुंझुनू हो, चाहे दौसा हो, चाहे देवली उनियारा हो, चाहे रामगढ़ हो और खींवसर हो, इन 4-5 सीटों में और सलूम्बर में भाजपा का पक्ष आज की तारीख में बहुत मजबूत हो चुका है। अब बड़ी खबर यह भी है कि वसुंधरा राजे का जो खेमा है वो सेंधमारी करने पे तुला हुआ है, ऐसी भी चर्चा है। यानी वसुंधरा राजे का खेमा ये चाहता है कि भजनलाल शर्मा भाजपा एक भी सीट नहीं जीते। और साथ में जो अशोक गहलोत का खेमा है वो भी देख रहा है कि चुनाव बाद क्या होगा, क्योंकि इस चुनाव में न सचिन पायलट की चल रही है, न अशोक गहलोत की चल रही है, न वसुंधरा राजे की चल रही है। जो चली है तो भाजपा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा की या स्थानीय राजनीतिक परिवारों की। अब होता क्या है, आगे की कवरेज देखते रहिए। और हमने पहले भी एपिसोड उपचुनाव पे किए हैं और भी एपिसोड करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने की हैं और भी ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। और हमने जो ये विश्लेषण 7 विधानसभा सीटों का जो बताया है, इसमें आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए। किस नेता की प्रतिष्ठा दांव पे है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन दूसरे नंबर पे है, ये सारी चीज़ें आप व्यक्त कीजिए ताकि अगले हमारे एपिसोड आएँ उसमें हम ये बातें शामिल कर सकें। एक बड़ी बात जो आज इस हाईवे पे कि इस उपचुनाव में जब मतगणना होगी तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनमें कि किसी न किसी सीट के ऊपर जमानत जब्त होने की भी चर्चा सियासी धरातल पर हो चुकी हैं। और वो सीट हैं 84, सलूम्बर और खींवसर। इन 3 सीटों पर राष्ट्रीय पार्टियां दोनों यानी भाजपा और कांग्रेस में किसी न किसी की जमानत भी जब्त हो सकती है। देखना किसकी होती है वो मतगणना के दिन मालूम होगा, कौन जीतता है और कौन हारता है।
आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।